प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री का जोरदार भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी का शानदार वेलकम किया गया। तस्वीरें देखिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बात करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन रवाना के लिए हो जाएंगे और प्रधानमंत्री कीव तक स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे। ये ट्रेन बहुत खास है और प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि प्रधानमंत्री कीव जाते वक्त वॉर जोन से गुजरेंगे। इस वक्त यूक्रेन में सारे एयरपोर्ट बंद हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे पोलैंड में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। खत्म हुआ 45 साल का इंतजार। भारत की जय जयकार। पोलैंड में मोदी की गूंज। भव्य और शानदार ये तस्वीरें देखने लायक हैं। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की सरजमी पर पहुंचे तो स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। ये तस्वीरें पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया खेला। इस दौरान ये खास लम्हा भी सामने आया जब पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया और उनसे बातचीत की। हर जगह मोदी ही मोदी नजर आए। भारतीयों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। पीएम मोदी वॉर्सो में मोंटे कैसिनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसिनो स्मारक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि ये नया भारत है जो सबके साथ सबके बारे में सोचता है, सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करता है। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंचे तो पूरी दुनिया को 2 टूक में ये संदेश दिया कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत और पोलैंड के बरसों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। साथ ही कई ऐसे पहलुओं को भी छुआ जिन्हें सुनकर वहां रह रहे भारतीय गदगद हो गए। उन्होंने इस संबोधन को यूरोप में भारतीयों के लिए कारोबार और दूसरे नजरियों से भी काफी अहम बताया। सबसे बढ़िया हमको ये लगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। प्राउड मोमेंट था सबके सामने और ऐसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने इस बार जो आके हमें बोला कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमारा और पोलैंड का कुछ समझौता हुआ है, इससे हमें फायदा होगा, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। होपफुली अच्छी न्यूज आएगी।
रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छा बोला है और कैसे हम यहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं इंडिया के, तो और हम प्रार्थना करेंगे कि इंडिया और पोलैंड के रिश्ते और आगे सुधरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे दिन यानी आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन टूडा से मुलाकात करेंगे और फिर उनकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को ट्रेन के रास्ते यूक्रेन रवाना होंगे। उनका ये सफर काफी खास होने वाला है। एक वॉर जोन देश में प्रधानमंत्री मोदी की ये रेल यात्रा पर हर किसी की नजर है, क्योंकि वो एक विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 के जरिए पोलैंड से कीव जाएंगे। इस ट्रेन की खासियत क्या है और यूक्रेन क्यों भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन एक ऐसा देश जो पिछले लगभग 2.5 साल से युद्ध की मार झेल रहा है। यूक्रेन में कब कहां से मिसाइल आ गिरे कोई नहीं जानता। शांति की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है। ऐसे हालात में युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। पोलैंड से ट्रेन के जरिए वो यूक्रेन पहुंचेंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने ट्रेन के रास्ते कीव जाने का फैसला क्यों किया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सड़क या आसमान के रास्ते कीव पहुंचना आसान नहीं है। सड़कों पर जोखिम है तो हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं। ऐसे में कीव आने जाने का सबसे सुरक्षित मार्ग ट्रेन ही है। लिहाजा पीएम मोदी पोलैंड से लग्जरी ट्रेन रेल फोर्स 1 में सवार होंगे, क्योंकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता है। इसमें सवार लोगों को पारंपरिक अटैक, न्यूक्लियर अटैक, केमिकल अटैक और जैविक हमलों से सुरक्षा देती है। यानी इस ट्रेन में वो हर इंतजाम मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बताते हैं कि ये ट्रेन सुरक्षा के लिहाज से अद्भुत तो है ही, साथ ही इसका इंटीरियर भी इसे बेहद आलीशान बनाता है। इस लग्जरी ट्रेन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें गेस्ट की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर बाकायदा आलीशान बेडरूम भी मौजूद है, जिसमें मन मोह लेने वाला इंटीरियर लगा है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह किया गया है ताकि डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में उतना ही शानदार डाइनिंग हॉल भी है। यानी ट्रेन को अंदर से खूबसूरत तो बनाया गया ही है, साथ ही इसे सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत बनाया गया। इस ट्रेन में एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी कीव आने वाले डेलीगेट्स के साथ चलता है और अब पोलैंड से कीव तक पहुंचने का लगभग 10 घंटे का सफर पीएम मोदी इसी ट्रेन के जरिए करेंगे। फिर 10 घंटे यूक्रेन से वापस पोलैंड पहुंचने तक का सफर करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जा रहे हैं। वैसे इससे पहले दुनिया के कई नेता इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए कीव तक का सफर कर चुके हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स सहित 200 से भी ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 जैसी आलीशान ट्रेन 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, जिसके बाद अब ये ट्रेन वीआईपी नेताओं को यूक्रेन की यात्रा करवाने के काम आती है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद अहम होने वाली है।
देश दुनिया के सभी लोगों की इस दौरे पर नजर टिकी हुई है। Having him here in Kiev, and it should not be just a visit. It should be the visit because it's the first one of a global player, and I mean India can and should do more because playing big is something India can do every day. Playing smart, India can do every day. Now it's time to play global. दरअसल यूक्रेन को भरोसा है, उम्मीद है, उसकी नजरें भारत की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि इस देश में हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं और उसे फिर से खड़ा होने के लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है और भारत ये कमी पूरी कर सकता है। शांति का प्रयास भारत लगातार कर रहा है और भारत ने कहा है अगर रूस और यूक्रेन चाहेंगे तो भारत हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन एक मदद की आवश्यकता यूक्रेन को और है, और वो मदद है पुनर्निर्माण में। बहुत ध्वस्त हो चुका है ये देश, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, उन शहरों को एक बार फिर खड़ा करना है। स्किल्ड से लेकर स्किल्ड लेबर बहुत आवश्यकता है यहाँ पर यूक्रेन में, और भारत एक ऐसा मित्र देश है जिस पर यूक्रेन को विश्वास है। यकीनन पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा डिप्लोमेटिक मिशन से कहीं अधिक है। जंग झेल रहे यूक्रेन के लिए पीएम मोदी का ये दौरा एक मरहम का भी काम करेगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोलैंड दौरे में वहां रहने वाले भारतीयों से मिले। उन्होंने इस मुलाकात को ऐतिहासिक पल बताया और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बराबर ही हर रोज भारत में यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है।
यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा भारतीयों को सरकार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है। पिछले 1 दशक में भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यानी यूरोप और यूएसए की पॉपुलेशन को मिला दे करीब उतने लोग आज भारत में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं। आपने देखा है भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 2 दिन बाद 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे है। आप भी जानते हैं, याद है ना? क्या याद है? इसी दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल में अपना चंद्रयान उतारा। भारत अवसरों की धरती है। आपको भी भारत की ग्रोथ स्टोरी से अधिक जुड़ना है और आपको भारत के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनना है। मतलब क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे खुद की तस्वीर लगा करके रखेंगे, ताजमहल के सामने बैठेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि आपको हर वर्ष हर एक को कम से कम 5 पुलिस परिवारों को भारत देखने के लिए भेजना है। करेंगे? इतना तो होमवर्क देना चाहिए ना मुझे। आपका हर प्रयास आपके भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। रुक करते हैं अमेरिका के शिकागो शहर का, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन चल रहा है और कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत जो हुई वो ही वैदिक प्रार्थना के साथ। भारतीय मूल के पुजारी राकेश भट्ट ने यह प्रार्थना की। यह आयोजन ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि ये पहली बार हुआ जब वैदिक प्रार्थना को सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया। इस कदम का कई लोगों ने स्वागत किया। इससे सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आज सम्मेलन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार का पाठ किया गया। ओम समानि वाकूति समाना हृदयानि वः समानवस्तु वो मनो यथा आवस्सु सहासति। We should be in unison. Let our minds think together. Let our hearts beat as one, all for the betterment of society. May this make us powerful so we can unite and make our nation proud. Paraspara vivadetu vayam panchashatanchate anyai saha vivadetu vayam panchottaram shatam. Even if we have differences, when it comes to the nation, we have to be united, and it moves us
towards justice for all. We are one universal family. Vayam sarvepi vasudeva kutumbakaah. Satyameva jayate sarvadahi. Asotoma sadgamaya. Tamasoma ज्योतिर्गमया। दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात मिले जा रही है। दरअसल डीएमआरसी का तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इस गोल्डन लाइन में छतरपुर से छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन के बीच की टनल बनकर तैयार हो गई है। इस पल के गवाह उपराज्यपाल वीके सक्सेना और राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी बने। ये ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी है। दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद वहां तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। दरअसल डीएमआरसी के तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर की अंडरग्राउंड टनल बनाने को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। इस गोल्डन लाइन में छतरपुर से छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन की टनल का ब्रेक थ्रू किया गया, यानी ये टनल बनकर तैयार हो गई। इस ब्रेक थ्रू का बटन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दबाया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी बने। डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का जो है ऐसा पहला अनुभव है और मैंने ये फील किया है कि कितनी मेहनत हमारे इंजीनियर्स करते हैं इस मोमेंट तक पहुँचने के लिए। मैं पूरा समझ रहा था कि ये जो टनल है उसको करीब 97 मीटर लॉन्ग जो है टनल बोरिंग मशीन उससे यूज किया जा रहा है, जिसका वेट ही करीब 50 टन के आसपास होगा। और उसको चलाना और उसको जिस प्रेसिशन के साथ आगे बढ़ाना और कटिंग करना, ये अपने में अद्भुत। मैं एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पल डीएमआरसी के तमाम अधिकारियों, इंजीनियर और कर्मचारियों के लिए बेहद खास रहा। ये उनके लिए गर्व का पल था। ऐसे में वहाँ जमकर नारे लगाए गए। इस लाइव ब्रेक थ्रू के दौरान दिखा कि आखिर दिल्ली मेट्रो का रूट कैसे तैयार होता है, कितनी मेहनत से यहाँ लोग काम करते हैं। हालांकि इस लाइव ब्रेक थ्रू को कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन बताया गया कि आगे जब टनल का दूसरा ब्रेक थ्रू होगा तो उसे सभी स्टेशनों पर लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही जगह जगह बड़े बड़े चौराहों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी, जहां जनता भी डीएमआरसी कर्मचारियों की मेहनत को लाइव देख सकेगी। डीएमआरसी के ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि बाहर देश में अगर जैसे जर्मनी में अगर टनल बोरिंग ब्रेक थ्रू इवेंट जब होता है तो पूरे शहर में एक छुट्टी जैसा माहौल होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी इवेंट आए वो दिल्ली वासियों तक हम पहुंचाएं। दिल्ली वासियों को ज़रूर पता चलना चाहिए कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों के बाद जब वो मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया, कितने इंजीनियर्स ने, कितने टेक्नोक्रेट्स ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुंचे। छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच ये मेट्रो की अंडरग्राउंड सुरंग 865 मीटर लंबी है। इसे सफलता तक पहुंचाने में करीब 5.5 महीने लगे। इस अंडरग्राउंड टनल का निर्माण 15 मीटर की गहराई पर किया गया है। जाहिर है ये कामयाबी न सिर्फ डीएमआरसी कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए बड़ी है, बल्कि इस कामयाबी और इसे एक मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी कर्मचारियों पर दिल्ली और देशवासियों को गर्व है। अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में अक्सर कई योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, लेकिन उसका फायदा अमूमन दूर दराज के हिस्सों तक पहुंच नहीं पाता आम आदमी तक। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के बैतूल से राहत भरी खबर निकल कर आई, जहां एक घायल शख्स के लिए सरकार की योजना मददगार साबित हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ान भर रहा ये हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है।
बल्कि ये हेलीकॉप्टर इस घायल शख्स के लिए उम्मीद की किरण बन गया। इसके जरिए उसे मध्य प्रदेश के बैतूल से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रवाना किया गया। इस घायल मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत मदद पहुंचाई गई। अभी हम इधर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की काम में इधर वर्क कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब सीएमएचओ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक आई थिंक एवरीवन प्लेस रोल इन दिस एंड वंस केस गेट एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट विल गो देयर इन दिस हेलीकॉप्टर एंड विल ब्रिंग द पेशेंट। बताया जा रहा है कि शेख लाल हरले पेशे से राजमिस्त्री हैं। वो 19 अगस्त को चकोरा गांव में एक मकान का काम कर रहे थे। इसी दौरान मकान की दीवार पर प्लास्टर करने के दौरान पैर स्लिप हो गया, जिसके बाद गिरने से उसकी कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। लेकिन गरीब शेख लाल गंभीर चोट लगने पर वो महंगा इलाज करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना उसके लिए मददगार साबित हुई। यकीनन सरकार की पहल शानदार है, लेकिन ऐसी योजनाएं हमेशा समाज के हर आखिरी शख्स तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसका असली मकसद पूरा हो सकेगा। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्रिपुरा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालात काफी खराब है, लिहाजा वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल इस बारिश और बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार की नजर भी ताजा हालात पर लगातार बनी हुई है। ये त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह हैं। चुनाव पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। राज्य में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कहीं लैंडस्लाइड हुआ तो कहीं सड़कों का नामो निशान मिट गया है। राज्य की हावड़ा समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खुद सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी। उनके मुताबिक प्रशासन राहत और बचाव के कामों में जुटा है। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सुरक्षा बल के साथ असम राइफल के जवान भी मोर्चे पर डटे हैं। ये सभी रेस्क्यू टीमें प्रभावित लोगों को लगातार सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में लगी हुई हैं। बाढ़ और बारिश को देखते हुए वहां आज भी स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल राज्य सरकार ने 300 से ज्यादा रिलीफ कैंप बनाए हैं। इनमें करीब 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कभी भी त्रिपुरा में मैं तो नहीं देखा, तो इससे तो बहुत सारे जगह लैंडस्लाइड हुआ है। और जितना त्रिपुरा में लगभग जितना नदी है, नदी भी पूरा डेंजर लेवल्स के ऊपर ही आ गया अभी करीब। कुछ जगह में तो एकदम पूरा आ गया। तो इसको मॉनिटर करने के लिए लैंडस्लाइड भी हुआ। इधर दिल्ली से भी पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। सीएम माणिक शाह के खुद गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। साथ ही उन्हें राज्य के ताजा हालात की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य के लिए और एनडीआरएफ टीमों की मांग रखी गई है। फिलहाल सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश जल्द थमे और लोगों को राहत मिले, लेकिन मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी भी दबाव बना हुआ है। रश्मि देवनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं मुंबई के पास बदलापुर में अचानक बीच सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा। जमीन से मोटी पानी की धारा आसमान की तरफ उठने लगी। कुछ लोगों को ये अजूबा लगा तो किसी को कुदरत का हसीन नजारा। ऐसे में कई लोग सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को रोककर इस नजारे को देखने के लिए खड़े हो गए। हालांकि बाद में पता चला कि एक मोटी पाइपलाइन थी, जिसके फूटने से पानी फव्वारे की तरह उठ रहा था। पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। हालांकि खबर मिलते ही पाइपलाइन को ठीक कर दिया गया। लेकिन लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के देश और दुनिया में तमाम फैंस हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री खुद यानी अनवर इब्राहिम भी किशोर कुमार के जबरा फैन हैं। उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना गुनगुनाया है, सुनिए जरा। हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर करी हो और करीब आ जाओ। So you see, what you should learn is one of the movies. Is it Prime Minister? Take a break, unwind, relax. Lovely.
उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।